स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो हमने करने हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एन आयन एंड अ फ्री रेडिकल। तो हमें किस में डिफरेंशिएट करना है, आयन में और फ्री रेडिकल में, आयन में और फ्री रेडिकल में। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ आयन क्या होता है। आयन बोला जाता है कोई भी ऐसी चार्ज स्पीशीज, यानी कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, उसे क्या बोल जाता है। अब चार्ज क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होता है। सो ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या हो, चार्ज है, यानी जिसके ऊपर प्लस हो या माइनस हो, उसे क्या बोला जाता है, आयन। फॉर एग्जांपल जैसे Na पॉजिटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव 1 है, ठीक है। पॉजिटिव 1 का क्या मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। Cn नेगेटिव 1 है, तो इसका मतलब है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है किसी और से, ठीक। नेगेटिव किसे शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। इसी तरीके से Mg पॉजिटिव 2 है, तो इसका मतलब है इसने दो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारे क्या है, ये सब के सब क्या है, आयंस, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, चार्ज है। ये देखिए ये प्लस का चार्ज है इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो ये सारे क्या है, आयंस है। अब आयंस जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस, एक होते हैं कैटायंस। कैटायंस वो होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे Na पॉजिटिव 1 है, Mg पॉजिटिव 2 है, ये सारे क्या है, ये कैटायंस है। और एक दूसरे चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें बोला जाता है एनायंस। इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी इनके ऊपर माइनस का साइन होता है। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव 1 और ऑक्सीजन नेगेटिव 2। अब ये क्या है, इनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, तो ये है एनायंस। तो ये हमारे पास क्या है, आयन है। आयन का होता है कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट है। और उसके आगे से दो टाइप से आयंस की, एक होते हैं कैटायंस और एक होते हैं एनायंस। कैटायंस वो है जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस वो है जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या, हमें क्या करना है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल बोला जाता है ऐसी स्पीशी को, ठीक है, ऐसी स्पीशी को जिसके ऊपर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल, और वो किस चीज से शो किया होता है, डॉट से शो किया होता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको किस साथ शो किया हुआ है, हाइड्रोजन, हमने इसे डॉट से शो किया हुआ है। इसी तरीके से क्लोरीन को अगर हम देखा जाए तो क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 में से जो 6 हम के तो पेयर्स बन जाएंगे, 2 के पेयर्स, अगर हम 2 के पेयर्स बनाएं तो 3 तो पेयर्स हो गए, ठीक है। एक जो है वो क्या बचेगा, एक बचेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा उसे वो क्या है, वो रेडिकल है, वो क्या है, रेडिकल है। तो ये किस तरीके से हो गए, ये Cl है, 2 पेयर्स में आ गए, और एक इसके ऊपर क्या हो गया, फ्री रेडिकल के तौर पे आ गया। तो ये क्या है, इसे बोला जाता है कि ये जो है, ये बोला जाता है इसे रेडिकल, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब रेडिकल में और आयन, सो ये क्या है, अब इनके साथ क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन में, और 7 इलेक्ट्रॉन में अगर देखा जाए तो 2 के पेयर्स बन गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर पूरे हो गए। एक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो क्या है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोला जाता है, रेडिकल। सो ये फ्री रेडिकल में और आयन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, आयन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। आयन के ऊपर मैंने आपको बोला है ना, चार्ज है, जबकि इनके ऊपर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब जो नेचर में एग्जिस्ट करता है क्लोरीन, उसके पास क्या है, वो ऐसा ही है। अब क्लोरीन जो ये नेगेटिव आयन बने, ये क्या है, ये रिएक्शन के बाद बना, इसने किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये हमारे पास डिफरेंस है आयन में और फ्री रेडिकल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। तो आपको कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर के बारे में क्या पता है। कार्पस्कुलर नेचर का अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट था डिस्कवरी से पहले। फॉर एग्जांपल जॉन डाल्टन ने जब डिस्कवर किया था एटम को, उनकी डिस्कवरी से पहले उनका कॉन्सेप्ट था कि जितनी भी चीजें हैं, जैसे एलिमेंट है, वो क्या है कि किसी तीन पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो इसे बोला जाता है ये क्या है, कार्पस्कुलर नेचर है मैटर की। यानी उन्होंने कहा था, हमने क्या बोला कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। हमने फाइंड क्या करना है, कार्पस्कुलर नेचर फाइंड करनी है ना, ठीक है। हमने देखना है कि कार्पस्कुलर नेचर क्या होती है मैटर की।
ठीक, तो हमने देखना है कि कार्पस्कुलर नेचर क्या होती है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी मैटर क्या होता है। हर वो चीज जो क्या कहती है जिसका मैस होता है और जो स्पेस लेती है उसे क्या बोल जाता है, उसे बोल जाता है मैटर। अब जैसे डेस्क है, ठीक है, तो डेस्क क्या करता है, उसका मैस, उसका कोई वजन है, वो स्पेस ले रहा है, तो वो क्या है, वो उसके मैटर है। इसी तरीके से चेयर्स है तो उनका एक वेट है, उसके अलावा वो क्या कहनी है कि वो जगह भी लेनी है, तो वो क्या है, मैटर है। तो जो कार्पस्कुलर नेचर है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट इसैक न्यूटन भी थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा, उनका मानना था कि ये जितने में मैटर है वो क्या है, किसी छोटी चीज से मिलकर बने हुए हैं, यानी कोई टिनी पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से ये मैटर बना हुआ है। ठीक, तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कार्पस्कुलर नेचर। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे क्या बोल जाता है, इसे बोल जाता है कार्पस्कुलर नेचर। अब कार्पस्कुलर नेचर जो है ये थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हुई है ये मैं आपको बता दूं। तो ये थ्योरी स्टार्ट हुई है एम्पिडोक्लस, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे एम्पिडोक्लस। एम्पिडोक्लस, तो एम्पिडोक्लस जो थे बेटा, यानी जो इनके स्पेलिंग्स हैं वो यूं लिखे जाते हैं एम्पिडोक्लस। तो ये जो हैं ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है। इनका कहना था कि जितनी भी अर्थ जो है ना ये चार चीज़ों से मिलकर बनी है, चार छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है। और वो चार छोटी चीज़ें क्या हैं, एक अर्थ खुद है, यानी जो ज़मीन है, जो ये सरफेस है, एक ये है, दूसरा उन्होंने बोला था कि वाटर से मिलकर बनी है, थर्ड उन्होंने जो चीज़ बोला था फायर से मिलकर बनी है, और फोर्थ जो चीज़ उन्होंने बोला था कि एयर से मिलकर बनी है। ये किसकी थ्योरी थी, ये एम्पिडोक्लस की थ्योरी थी। देन एम्पिडोक्लस के बाद प्लेटो, जिन्हें उर्दू में हम अफलातून बोलते हैं, अफलातून है, तो अफलातून ने बोला कि हाँ हम ये जो एम्पिडोक्लस की थ्योरी है मानते हैं कि ये जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, ये जिसमें हम रह रहे हैं, ये इन चार चीज़ों से मिलकर। यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब है ज़मीन की सरफेस, जिसके ऊपर हम जैसे मिट्टी वगैरह होती है, तो ये है। इसके अलावा वाटर है कि ज़मीन में वाटर है, उसकी वजह से फायर है, एंड देन इसके अलावा एयर से मिलकर बनी है। तो जो अफलातून थे, प्लेटो जो थे, उन्होंने भी इसको थ्योरी को एक्सटेंड किया था। अब प्लेटो के स्टूडेंट थे, प्लेटो और उनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, जिन्हें उर्दू में क्या बोला जाता है, अरस्तू। अफलातून के स्टूडेंट जो थे एरिस्टोटल, उन्होंने बोला था कि हाँ ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना ये पेयर्स की फॉर्म में करते हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हॉट के निस्बत कोल्ड होता है, ठीक, जैसे हॉट की निस्बत कोल्ड होता है, वेट की निस्बत ड्राई होता है, तो ये चीज़ें इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं कि पेयर्स की फॉर्म में। जैसे वो बोलते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब हम मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, मिट्टी का कोई बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी को क्या किया जाता है, पहले गीला किया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, ओवन में ड्राई किया जाता है। तो ये क्या है, वेट एंड ड्राई। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि जो रेन आती है, रेन बारिश जो है आती है ज़मीन पे, लेकिन वो किस वजह से आती है कि जो एयर है वो क्या होती है, पहले जो हमारे पास समंदर का पानी होता है उसे ऊपर लेके जाती है, फिर क्या करती है, उसे कूल करती है। तो ये क्या है कि हमारे पास इस तरीके से हॉट एंड कूल जो एयर है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बारिश आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोल जाता है, ये जो बोल जाता है इसे बोल जाता है कार्पस्कुलर नेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास ये आगे कॉन्सेप्ट आपको, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत सालों तक किया, जो ये वाला कॉन्सेप्ट था कि ज़मीन जो है ये चार चीज़ों से मिलकर बनी है, इसको बहुत सालों तक माना गया था। और बाद में जब जॉन डाल्टन की डिस्कवरी हुई थी कि एलिमेंट्स होते हैं, देन एलिमेंट्स से जब जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था कि एटम्स होते हैं, तो तब पता चलता है कार्पस्कुलर नेचर इस चीज़ को बोला जाता है कि जो टिनी पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एटम्स हो गए, एटम्स के अंदर हमें पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो रहा है। सो ये हमारे पास कार्पस्कुलर नेचर होगी। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो हमें किस में डिफरेंशिएट करना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये बोली जाती है, एनालिसिस का मतलब ये आप याद रखिए कहाँ से निकली है, एनालिसिस से। एनालिटिकल केमिस्ट्री निकली है वर्ड एनालिसिस से। एनालिसिस बोला जाता है किसी भी चीज़ का, जब हम क्या करते हैं उसे उसके क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी हम देखते हैं कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं और क्या बुराइयाँ हो सकती हैं, इस चीज़ को बोला जाता है कि एनालिसिस किया है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री यही है कि हम किसी भी केमिकल को हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसकी बैक कमिंग्स हैं, तो वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ठीक, अब इसको अगर हम आसान अल्फाज में करें तो आसान अल्फाज में ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। हम क्या स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे वाटर है, तो वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमें पता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाता है तो ये क्या होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें का एनालिसिस किया हमने उसका, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये नेम से शो हो रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं। इसमें हम अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है उसे स्टडी करते हैं। जैसे मैं बार बार एग्जांपल बताती हूँ कि हम क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जैसे हमारी गाड़ियाँ में क्या है, जो CNGs हैं या पेट्रोल वगैरह वो क्या है, वो केमिकल्स हैं, ठीक है, वो केमिस्ट्री के ब्रांचेज हैं। अब वो क्या है, उनका क्या इफेक्ट होता है उन केमिकल्स का हमारी जो एनवायरनमेंट उस पर ये इफेक्ट होता है कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को उनके इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बल्कि उस दिन आपको मैंने टॉपिक समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन में बेसिकली यही होती है कि एसिड रेन में कि ये केमिकल्स जो हैं, जो गाड़ियों से केमिकल्स निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की फॉर्म में, ठीक है, वोल्केनोज से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड देन क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, एसिड रेन की फॉर्म में आता है। अब ये सारी चीज़ें क्या, हम एनवायरनमेंट के लिहाज से ये चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री की वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट कर रही है, उसको किस चीज़ में पढ़ा जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के मोल क्या है, हमारी पूरी केमिस्ट्री जो है वो मोल पे डिपेंड करती है। केमिस्ट्री में जितनी भी एनालिसिस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जितनी कैलकुलेशन है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मोल पे। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मोल। सो ये मोल किसे बोला जाता है, मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी हम सब्सटेंस जो है, जो चीज़ है उसे क्या किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है कि जिसमें क्या है, जिसमें नंबर ऑफ जो एटम्स, नंबर ऑफ बल्कि आप पार्टिकल्स कर लें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.022 × 10⁻23। तो इसे क्या बोला जाता है, मोल्स बोला जाता है। जब भी हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखें 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स में, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे मोल बोला जाता है। और ये जो वैल्यू है 6.022 × 10⁻23 ये डिस्कवर की थी एवोगैड्रो ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो, उन्होंने ये डिस्कवर की थी। तो इसी वजह से इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है, इस वैल्यू को एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है और हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। सो ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। क्यों, क्योंकि ये किसने डिस्कवर की थी, एवोगैड्रोस ने डिस्कवर की थी। तो मोल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.022 × 10⁻23। फॉर एग्जांपल एक मोल है कार्बन का C12 का, तो उसमें कितने होंगे, उसका जो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे 10⁻23। अब पार्टिकल्स क्योंकि ये एलिमेंट है तो उसके पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा, इसके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स को बोला जाएगा एटम्स। तो इसे क्या बोला जाएगा, एटम्स। नेक्स्ट जो है अगर हम करते हैं 1 मोल ऑफ H2O। अब H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसके पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा, इसके अंदर है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ये है मोल की डेफिनेशन। इसके अलावा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है, इसे जब लिखते वक्त हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम पूरा मोल नहीं लिखते, इसका सिंबल ये है। इसका कौन सा सिंबल है, ये है MOL। इसका सिंबल क्या है, MOL। इसे किस तरीके से लिखा जाता है, MOL की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास हो गया मोल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 इज एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है किसी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस की। सिंपलेस्ट होल नंबर
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि इसमें एक्चुअल होल नंबर दिया होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअल होल नंबर दिया होता है। अब अगर इसका फार्मूला देखा जाए एम्पिरिकल फार्मूला का, जो एम्पिरिकल फार्मूला है तो उसका फार्मूला क्या होता है। ये क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और इसका फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम क्या करते हैं एक सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट किसी भी नंबर जो सिंपलेस्ट में सबसे सिंपल नंबर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n। n किसे शो कर रहा है, n शो कर रहा है नंबर ऑफ जो एटम्स हैं कि हमने जिसे डिवाइड करना होगा। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या लेंगे मॉलिक्यूलर मास लिख लें, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर को फाइंड करने का। मॉलिक्यूलर को हम क्या करते हैं n को मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पिरिकल से। n को जब हम एम्पिरिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके जो नेक्स्ट है, अब ये जो है एम्पिरिकल फार्मूला ये आयंस के लिए भी यूज किया जाता है और किसके लिए यूज किया जाता है मॉलिक्यूल्स के लिए भी। ये आयंस के लिए भी यूज किया जाता है और मॉलिक्यूल्स के लिए भी। लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि इसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है मॉलिक्यूल्स के लिए। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल हम देखें सबसे पहले CH2O। CH2O क्या है, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। ये क्या है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। इसे क्या करते हैं, मैं इस फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालती हूँ, इसे मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर देती हूँ इसे मल्टीप्लाई बाय मैं 6 करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा C6H12O6। तो ये क्या है ग्लूकोज का क्या है, ये ग्लूकोज का है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला और ये ग्लूकोज का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल है CH, ये क्या है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। अगर इसे मैं सिंपल क्या करती हूँ, एक नंबर है 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बन जाता है C6H6। तो ये क्या है, आप ये जो बना है ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये जो एलिमेंट है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है बेंजीन। इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन। तो इस तरीके से क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला देखे जाते हैं। Next question is what is number of molecules in 9 gram of number of molecules in 9 gram of steam। steam के कितने ग्राम्स हैं 9 ग्राम ऑफ steam। भाप के अंदर के 9 ग्राम में हमने क्या करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। भाप क्या होती है, भाप जो है ना वाटर ही होता है। वाटर जब गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, अब वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म उसकी क्या है आइस। वाटर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जैसे हम पीते हैं पानी को। और वाटर जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2O जो है गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे क्या बोला जाता है स्टीम। तो ये क्या है H2O, स्टीम को क्या बोला जाता है H2O। अगर इसका हम मैथ निकालें सबसे पहले इसका उन्होंने हमें क्या दिया है मैथ इन ग्राम्स, तो उन्होंने हमें दे दिया मैथ इन ग्राम्स कितना है 9 ग्राम। अब इनका हम क्या करते हैं मोलर मास निकालते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सो मोलर मास क्या है इसका अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम। अगर हम इसे ये भी कर दें कि इसका क्या है एग्जैक्ट, अगर इसका मास देखें 1.008 प्लस 16 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18.016। वैसे आप जरूरी नहीं है कि आप 1.008 लिखें, आप सिर्फ सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर हाइड्रोजन को क्या किया जाता है सिंपल 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है हाइड्रोजन के मास को। ठीक है हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब हमें पता है कि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो क्या है
6.022 into 10⁻23। तो ये हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किसे शो करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से शो करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का एक फार्मूला है जिसे बोला जाता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि हम एवोगैड्रोस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इसी को अगर मैं देखूं तो मास इन ग्राम्स कितना है 9, और जो हमारे पास मोलर मास है वो कितना है 18.016 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10⁻23। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है 3.011 into 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इस तरीके से क्या है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 3.011 into 10⁻23। सो एक और फार्मूला हमारे पास हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का। हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में। तो ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोलर मास ऑफ यूरेनियम 238। एक एलिमेंट है यूरेनियम 238 और दूसरा हमें क्या है यूरेनियम 235। तो इनका हमने क्या बताना है मोलर मास बताना है। सो ये जब लिखा होता है ना यू किसी भी एलिमेंट के बाद, जैसे सी के बाद 12 लिखा हुआ है, सी के बाद 13 लिखा हुआ है, सी के बाद 14 लिखा हुआ है, तो ये जो उनके बाद लिखे होते हैं ना वो उनके मास होते हैं, वो उनके क्या होते हैं मास। तो यूरेनियम 232 में इसका मास क्या है 232 ग्राम ही इसका मास है। ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी एलिमेंट्स के आगे इस तरीके से लिखा होता है डैश लगा के आगे कोई वैल्यू लिखी होती है तो उसका क्या होता है मास होता है। इसी तरीके से यूरेनियम 235 का मास क्या है 235 ग्राम। तो ये क्या है, ये इनके मैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज why 1 mole of hydrogen molecules and 1 mole of H atoms have different masses। एक मोल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का और 1 ही मोल है किसका हाइड्रोजन एटम का। उन्होंने हमें क्या है कि इनके मैसेज डिफरेंट क्यों है। तो एटम का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल का मतलब है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्रोजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और एटम का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में है सिर्फ H की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है हाइड्रोजन एटम है, वो क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाँ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है उसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं तो इसका क्या होगा, इसका मास क्या होगा, ये 2 है तो 2 into 1 ठीक है क्योंकि 2 एटम्स थे ना तो 2 into 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ग्राम। लेकिन ये तो क्योंकि एक है तो ये 1 into 1 क्या होगा 1 ग्राम। तो इस वजह से क्या है क्योंकि एक जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में यानी वो 2 है, 2 हाइड्रोजन है, एक एटम है तो एक हाइड्रोजन, इस वजह से इनके मैसेज में डिफरेंस आता है। सो हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।